हेलो एवरीवन। देखिए वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि थोड़ा मैं पर्सनल वर्क में बिजी हो गया था, ऑफिशियल वर्क था। बट कोई नहीं, अभी मैं बैक आ गया हूँ। वीडियो अब रेगुलर आएंगी, ट्राई तो ये करूँगा। और आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ बीपीएससी के प्रीलिम्स में बल्कि बीपीएससी के मेंस में ये क्लियरली मेंशन है कि आपको मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़ना है। तो इस मौर्य एम्पायर के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद एक दो वीडियो और आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। अब इसको पढ़ने के लिए क्या चीज़ें हैं कि मैं आपको सीधा ये बता सकता हूँ कि मौर्य एम्पायर कब आया, इसमें कौन कौन से रूलर थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, उसके बाद सक्सेसर्स ऑफ अशोका ख़त्म। उसके बाद पॉलिटिकल क्या था, इकोनॉमिक लाइफ क्या था, सोशल लाइफ क्या था, उनका बिलीफ क्या था, धम्मा क्या था, बता दिया, बात ख़त्म। लेकिन ये ना दिमाग में रहेंगे नहीं बहुत दिन तक। इसको रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टोरी टाइप में पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसी तरह से स्टोरी की तरह पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले कि हम शुरू करें थोड़ा सा लिंक करते हैं इसको पीछे टॉपिक से, तभी पूरा क्लियर होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि धनानंद नंद वंश के, नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो। और हमने पिछले वीडियो के एंड में ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य इनको हरा देते हैं। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य हरा देंगे इनको और मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। लेकिन 322 में ना, 322 से पहले क्या हो रहा था वो हम लिंक करेंगे पहले, ठीक है ना। देखिए, हुआ ये कि उस समय फारस है ना, फारस, उधर से आपको अलेक्जेंडर मूव करता हुआ आ रहा था इंडिया की तरफ, कि उसको पूरा दुनिया जीतने का एकदम जुनून सवार था। तो वो क्या करता है कि 327 बीसी में, 327 बीसी याद रखिएगा, वो पहले पास करता है हिंदू कुश पहाड़ी से। हिंदू कुश पहाड़ी कहाँ है? हिंदू कुश पहाड़ी कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को, और प्लस तजाकिस्तान जो हमारा है ना एक देश, उससे भी वो टचिंग है। तो ये हिंदू कुश की पहाड़ी यहाँ पे पास करता है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 327 बीसी में पास करता है अलेक्जेंडर। अब वो पास करने के बाद जब वो 327 बीसी हो गया, जब वो 326 बीसी होता है तब वो पहुंचता है कहाँ पे? तक्षशिला। यहाँ पहुंचता है वो तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे है? रावलपिंडी पंजाब में है, ये रावलपिंडी पाकिस्तान में है। अब जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का था राजा आम्भी, ठीक है ना। आम्भी जो है वो उनकी अलेक्जेंडर की सेना को देख के डर गया तो वो सरेंडर कर दिया और वेलकम किया अलेक्जेंडर को। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जिस समय अलेक्जेंडर इंडिया में आया 326 बीसी में, उस समय तक्षशिला का रूलर कौन था? वो था राजा आम्भी। अब आम्भी तो सरेंडर कर दिया। अब जो है अलेक्जेंडर एक मैसेज सेंड करता है पोरस को कि जाओ पोरस को बोलो कि उसको भी सरेंडर कर दे। लेकिन पोरस ने सरेंडर नहीं किया। तो पोरस सरेंडर नहीं किया तो पोरस से लड़ाई होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। देखिए 326 बीसी में जब वो पहुंचता है तक्षशिला, अलेक्जेंडर पहुंचता है तक्षशिला, रावलपिंडी पाकिस्तान में, तो उसके बाद वो होते होते कहाँ आता है? वो आता है झेलम नदी के पास। हमें पता है कि इस एरिया में 5 नदियाँ बहती हैं ना, झेलम, चेनाब, इंडस, रवि, बीज। तो वो झेलम नदी के पास पहुँचता है और झेलम नदी के पास पहुँचने के बाद वो देखता है कि दूसरी साइड झेलम नदी के उस पार पोरस की बहुत बड़ी सेना खड़ी है। तो अलेक्जेंडर थोड़ा सा डर गया था वो भी, लेकिन लड़ाई हुआ और लड़ाई में पोरस हार गए और अलेक्जेंडर जीत गया। इसलिए 326 ईस्वी में क्या होता है कि हमारा बैटल ऑफ हैदरास्पद होता है, याद रखिएगा। 326 बीसी बैटल ऑफ हैदरास्पद, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वितास्ता। अब झेलम नदी को एंशिएंट टाइम में बोलते थे वितास्ता। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया? बैटल ऑफ हैदरास्पद या वितास्ता, ये हो गया। अब जब यहाँ से हो गया 326 बीसी में, तो वो इस झेलम नदी से आगे बढ़ता है बीज नदी तक। हमारा यहाँ देखा ना अलग अलग नदियाँ हैं यहाँ पे ऊपर हमारा कश्मीर रीजन में। तो वो जब बीज नदी तक आते हैं तो तब तक अलेक्जेंडर की सेना को थकावट हो जाता है और उनको ये भी खबर मिलता है कि एक और बहुत ही बड़े बाहुबली बैठे हुए हैं उधर, वो थे धनानंद। अब धनानंद की सेना से बहुत डर गई थी अलेक्जेंडर की सेना और वो लड़ने के तैयार नहीं थी। तो 325 बीसी में यहाँ से रिट्रीट करता है अलेक्जेंडर, रिट्रीट करता है, वापस जाता है। तो 325 बीसी याद रखिएगा, पूछता है कि इंडिया से अलेक्जेंडर कब रिट्रीट किया था? तो 325 बीसी में। और वो इंडिया छोड़ के जाते जाते पूरे इंडिया को उस समय वो 3 प्रोविंस में बांट के गया था। इधर 3 प्रोविंस में बांट के गया था और अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, संभालो इसको, ठीक है। अब 325 बीसी हो गया। इसके बाद उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो चाणक्य के अंडर में पल रहे थे, उनको वो ट्रेन कर रहे थे। जब प्रॉपर टाइम आता है तो 322 ईस्वी, 322 बीसी में, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद को हटा देते हैं। अब धनानंद को जब वो हटाते हैं तो इनडायरेक्टली हम ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र को ऑक्युपाई कर लिए। क्यों? क्योंकि नंद डायनेस्टी में उस वक्त उनका कैपिटल कहाँ था?
पूरे मगध का पाटलिपुत्र। अब कैपिटल का अगर कहानी बताऊं तो थोड़ा सा देखिएगा, पूरे मगध एम्पायर में और फिर ये जो मौर्य आएंगे तो बहुत शिफ्टिंग, कैपिटल का बहुत शिफ्टिंग होता है। जब पहले हम देखेंगे मगध डायनेस्टी में देखे थे, रिकैप कर रहा हूँ थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मगध एम्पायर हम देखते हैं, जो बेहदर डायनेस्टी आया था ना, तो उस समय उनका कैपिटल कहाँ था, वो था राजगृह, ग्रीव राजा या राजगृह। उसके बाद हम देखते हैं जब हरियाणा का डायनेस्टी आता है तो वो उदयन तक रहता है पाटलिपुत्र, लेकिन जब उदयन आता है तो उदयन जो है उसे ट्रांसफ़र करता है कहाँ, पाटलिपुत्र, राजगृह से पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र आता है तो उसके बाद हमारा आता है शिशुनाग वंश, है ना। शिशुनाग वंश में शिशुनाग जो है वो फिर से वैशाली कर देता है, और फिर उसके बाद उसका बेटा कालाशोका आता है। कालाशोका फिर क्या करता है, वहाँ से पाटलिपुत्र कर देगा उसे। और कालाशोका के टाइम में पाटलिपुत्र एक परमानेंट कैपिटल बन जाता है, जो कि कैरी ऑन रहता है धनानंद तक। इसलिए जब चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में हराते हैं ना धनानंद को, तो इनडायरेक्टली हम ये कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य पटना को यानी कि पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिए। क्लियर है। तो फॉर्मली 322 बीसी में हमारा चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ये पूरा हो गया आपका ब्रीफ। अब यहाँ से बात आता है कि यहाँ से हम पढ़ेंगे रूलर्स के बारे में, लेकिन रूलर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता कैसे चलता है कि किस समय कौन से रूलर आए थे और किस समय क्या हुआ था। इसके लिए हमें कुछ सोर्सेज पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दो तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास, एक है हमारा लिटरेरी सोर्स, एक है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स। इस आर्कोलॉजिकल सोर्स का मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ कहाँ कौन से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसका लोकेशन क्या है, ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके पहले देखते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज क्या थे। लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें हमें जो हमें लिखे हुए मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, जहाँ जिसको पढ़ के हम पता लगाते हैं। तो इनमें सबसे पहला है अर्थशास्त्र, जो कि लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। अब कौटिल्य कौन थे, जिनको हम कहते हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। इन्होंने हेल्प किया था धनानंद को हटाने में, विद द हेल्प चंद्रगुप्त को बैठाने में वहाँ पे। देखिए अर्थशास्त्र जो है ना, इन्हें कहते हैं इंडियन माचिवेली। माचिवेली क्या है, माचिवेली तो माचिवेली एक पर्सनालिटी थे 14th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी में एक पर्सनालिटी थे जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसोफर, कि रूल कैसे होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो इंडियन माचिवेली कहते हैं चाणक्य को। क्लियर है। इसके बाद है हमारा कि ये जो है ना टोटल अर्थशास्त्र, ये टोटल 15 बुक और 180 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अर्थशास्त्र 15 बुक और 3 चैप्टर्स में है डिवाइडेड, और इस पूरे को कंबाइन करके हम 3 भागों में, इनकी जो तीन चीज़ों के बारे में ये बहुत फोकस डालते हैं। 3 चीज़ों के बारे में, पहला था कि डील्स विद द किंग्स एंड काउंसिल्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कि एक राजा का काउंसिल कैसा होगा और उसके गवर्नमेंट कौन कौन से होंगे। दूसरा था क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ कैसा होगा, अगर कोई दंड करता है, कोई अगर अपराध करता है उसको कौन से दंड मिलेगा, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना। उसके बाद हमें तीसरा था डिप्लोमेसी एंड वार, कि किसी देश से अगर लड़ना है तो हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, हमारा डिप्लोमेसी क्या होगा। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं चाणक्य नीति से। ये हो गया। अब ये अर्थशास्त्र की बुक डिस्कवर कब हुआ था, तो ये 1904 में हुआ था और आर शास्त्री के द्वारा हुआ था। तो ये हमारा एक ब्रीफ हो गया अर्थशास्त्र के बारे में, जिससे हमें पता चलता है मौर्य पीरियड के बारे में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सा बुक है, वो है विशाखदत्त के द्वारा। ये विशाखदत्त के द्वारा मुद्ररक्षका लिखा गया था, मुद्ररक्षका लिखा गया था विशाखदत्त के द्वारा। याद रखिएगा, पूछता है कि ये बुक किसने लिखा है, तो मुद्ररक्षका लिखा है किसने, विशाखदत्ता ने। अब एक संस्कृत बुक है, एक ड्रामा है, संस्कृत बुक है ये, ठीक है। ये लिखा गया था आपको गुप्ता पीरियड के समय में। तो इसमें बस ये याद रखिएगा कि ये किताब किसने लिखा था। इसके बाद हमारा आता है मेगास्थनीज का बुक। मेगास्थनीज ने जो इंडिका बुक लिखा था, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर के रूप में, तो इसने एक इंडिका बुक लिखा था। अब चूंकि उस समय वो पाटलिपुत्र में स्टे किया था, तो पाटलिपुत्र के सोशियो इकोनॉमिक रीजन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी डिटेल्ड वे में लिखा है उसने। और इसी इंडिका में पता चलता है कि ये पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा बोलते थे, पॉलीब्रोथा, याद रखिएगा पॉलीब्रोथा, यहाँ पे या ठीक है इंडिका। अब इस इंडिका के मुताबिक इन्होंने कुछ टर्म्स लिखा है, कुछ बोला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये बोला है कि उस समय, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, पूरा इंडिया जो है वहाँ पे 7 सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था। वर्णा सिस्टम में क्या होता है, 4 होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना, वैश्य शूद्र। उसके लेकिन वो नहीं था। इस इंडिका बुक के मुताबिक उस समय इंडिया में 7 कास्ट सिस्टम था, जो कि अलग था। उसमें वो कौन कौन से लोग थे, फिलोसफर, फार्मर्स, हर्डर्स, आर्टिसंस, मिलिट्री, ओवरसीयर्स एंड काउंसिलर्स। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि इस इंडिका बुक में 7 कास्ट सिस्टम के बारे में बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि उस समय ऑप्शंस ऑफ स्लेवरी था, यानी कि स्लेवरी वहाँ पे नहीं था।
तो ये तीनों बुक, अर्थशास्त्र, मुद्रक्षका और इंडिका, ये तीनों लिटरेरी सोर्स हो गया। इसी तरीके से हमारा एक बुद्धिस्ट सोर्स है, वहाँ से भी पता चलता है कि हमारा मौर्य पीरियड था और वहाँ के रूलर एग्जिस्ट करते थे। उसमें से फेमस था जटका। अब जटका क्या होता है? जटका याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। जटका होता है कि बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स के बारे में स्टोरी टेलिंग होता है, इसको बोलते हैं जटकाज। इस जटका में बहुत सारा मेंशंस है मॉडर्न किंग्स के बारे में। उसके बाद है हमारा एक सिलोनियन तिब्बतियन बुक। देखिए दो जगह अलग अलग, एक तिब्बत में और एक सिलोन यानी कि श्रीलंका में, दो अलग अलग टेक्स्ट बुक मिले हैं। वहाँ भी मेंशन हमें हुआ है कि कैसे अशोक ने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था। अगर हम तिब्बतियन मॉन्क की बात करें, तिब्बतियन बुक की बात करें, दिव्यवदाना, उसने मेंशन किया था कि अशोक ने कैसे बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था। लेकिन अगर सिलोन की बात करें, सिलोन यानी कि श्रीलंकन बुक, तो सिलोन में ये हमारा जो है ना श्रीलंकन बुक था दो, दीपवंसा, महावंसा, ये दोनों था हमारा श्रीलंकन बुक, जो मेंशन करता है कि श्रीलंका में कैसे अशोक ने बुद्धिज़्म को फैलाया था। तो याद रखिएगा ये तीन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जतकाज हो गया, उसके बाद दीपवंसा, महावंसा और तिब्बतियन बुक दिव्यवदाना, ठीक है ना। इसके बाद हमें एविडेंस मिलता है कहाँ से? पुराणाज से। पुराणाज जो होता है ना हमारे, आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में अथर्ववेद के बाद ब्राह्मणाज आए थे, रंकाज आए थे, उपनिषद आए थे, बहुत सारे अलग अलग, उसी में से हमारा एक पुराण है। तो पुराण में हमारे लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न किंग्स के बारे में पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था, फिर बिंदुसार के बाद कौन आया था, अशोक के बाद कौन आया था, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चलता है पुराण से। तो ये हमारा हो गया लिटरेरी सोर्सेज। डिटेल बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेंस के लिए इतना पॉइंट है ना कि आप भर भर के आंसर लिख सकते हो। इतना इस कंटेंट को आप जहाँ चाहो वहाँ सटीक से इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें मेजर एडिक्ट्स मिलते हैं। एडिक्ट्स क्या होता है कि बड़े बड़े चट्टानों पे या पिलर्स पे या गुफाओं में कुछ लिखा गया पाया गया है। तो वो लिखा हुआ क्या था, ये चीज़ें हमें पता चलता है जब उसको डिसाइफर करते हैं। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप एक पर्सनैलिटी थे जिन्होंने पहले डिकोड किया था, ठीक है ना। तो देखिए रॉक एडिक्ट्स हो गया, पिलर एडिक्ट्स हो गया और केव एडिक्ट्स हो गया। तीन तरह के एडिक्ट्स हमें मिलते हैं अशोका पीरियड में, यानी कि मौर्य एम्पायर में। और हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शन जो प्रोसेस है ना कि कैसे लिखना है पत्थरों पे इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स, ये अशोका के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। इसको हम क्रेडिट दे सकते हैं अशोका को। अब देखिए इसमें क्या है, रॉक एडिक्ट्स में हमें कुछ 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, यानी कि पत्थर पे लिखे हुए कुछ चीज़ मिले हैं हमें अलग अलग जगहों पे। वो जगह कौन कौन सा है? वो जगह हमें पूरा ईस्टर्न, इस साइड से लेके नीचे साउथ से लेके ईस्टर्न तक मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि अशोक ने कितने बड़े एम्पायर को रूल किया था उस समय। तो अगर हम इधर बात सहबाजगढ़ी हो गया, कंधार हो गया, मनसेरा हो गया, कलसी हो गया, यहाँ पे जोगड़ा हो गया, यरागुडी हो गया, गिरनार हो गया, सुपारा हो गया, ये सब अलग अलग जगह जो है ना वो यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें, रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। ये मेजर 14 है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, केवल कहाँ कहाँ थे वो। फिर हमें माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स में यानी कि छोटे छोटे पत्थरों में लिखे हुए कुछ चीज़ मिले हैं कि अशोक के बारे में, जिसको मैंने पढ़ा, पता लगाया तो चला कि हाँ ये अशोक के बारे में कह रहा है। जैसे मास्की हो गया, मास्की एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ मिला है हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्क्रिप्ट में ये पता है, एडिक्ट में ये लिखा गया है कि हाँ अशोक शब्द का पहली बार इस्तेमाल वहाँ हुआ था और आखिरी बार, ठीक है ना, मास्की। उसी तरीके से सेपरेट रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। कलिंगा में जो हाथी गुफा है ना, खरवेला, वहाँ पे हमें कुछ लिखा हुआ मिला है जो कि अशोका के बारे में कहता है। तो ये हमारे रॉक एडिक्ट्स हो गए जहाँ से पता चलता है मॉडर्न एम्पायर के बारे में। फिर हम पिलर्स की बात करते हैं। तो पिलर्स जो है ना ये बेसिकली मोनोलिथिक, सीधा खंभा मिला है, एक ही पत्थर का खंभा मिला है, मोनोलिथ, ज्वाइंट नहीं, सिंगल पत्थर का लंबा एक पिलर मिला है अलग अलग जगहों से। तो यहाँ पे 7 पिलर एडिक्ट्स मिले हैं हमें, 7 पिलर एडिक्ट्स मिले हैं और इसमें कुछ लिखे हुए चीज़ मिले हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि यहाँ अशोक का है, ठीक है। अब ये जो 7 पिलर एडिक्ट्स है ना ये मेनली 5 जगह मिलते हैं। ये 7 पिलर एडिक्ट्स मेनली 5 जगह मिले हैं। वो कहाँ कहाँ मिले हैं? मेरठ में मिले हैं, टोपरा ईस्ट पंजाब में मिले हैं, फिर कौसाम्बी इलाहाबाद हो गया और बाकी 3 बिहार में हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? तो लौरिया अरेराज हो गया ईस्ट चंपारण में, ये हमारा हो गया ईस्ट चंपारण और ये वेस्ट चंपारण। तो लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण में और लौरिया नंदनगढ़ और अमपुरवा ये मिला है हमें वेस्ट चंपारण में, ठीक है, ये चीज़ें।
तो याद रखिएगा ये हमारा पिलर एडिक्ट्स हो गया। इस तरीके से 4 माइनर एडिक्ट्स में मिले हैं, यानी कि छोटे छोटे खंभे मिले हैं। वो कहाँ कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं सांची मध्य प्रदेश में, ये सांची मध्य प्रदेश में मिले हैं। फिर कहाँ मिले हैं हमें? सारनाथ यूपी इलाहाबाद में मिले हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ मिले हैं? रुक्मिणी देवी टेम्पल नेपाल में मिले, इधर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ मिले हैं? निगारा है ना, कहाँ निगाली सागर, इन जगहों पर हमें मिले हैं माइनर एडिक्ट्स। तो ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ एडिक्ट्स मिले हैं हमें। इसके बाद अगर हम बात करें 2 तराई रीजन में मिलते हैं। तराई रीजन यही हमारा रुक्मिणी देवी और निगाली सागर। तो ये पिलर एडिक्ट्स हो गए जहाँ हमें पता चलता है। तो इन सबको एग्जाम में पूछता है, कभी कभी लोकेशन पूछ देगा या किस में क्या लिखा था ये पूछ देगा। उसके बाद हमारा आता है केव एडिक्ट्स। केव एडिक्ट्स क्या था कि गुफाओं में कुछ लिखा हुआ था, गुफाओं में। तो वो गुफाओं में क्या लिखा हुआ था वो डिसाइफर किए तो पता चलता है कि हाँ अशोका का ये पीरियड का है ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा बराबर केव कहाँ है? ये है हमारा जहानाबाद। यहाँ मैं पर्सनली गया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत शांति मिलता है। आप जाके वहाँ अगर कभी मौका मिले तो जहानाबाद ज़रूर जाओ और इस गुफा में ज़रूर जाओ। टोटल 4 गुफा हैं यहाँ पे और 4 में से केवल 3 में हमारा वहाँ पे आजीविका सेक्ट के लिए था। टोटल 4 केव एडिक्ट्स हैं बट ओनली इन 3 केव्स। क्लियर है? अब ये जो बराबर केव है ना, ये बना हुआ है ग्रेनाइट रॉक से। याद रखिए ग्रेनाइट रॉक से बना है बराबर केव। इसको हम लोग लोमस ऋषि का केव से भी जानते हैं, लोमस ऋषि का केव। तो ये हमारा एडिक्ट हो गया। अब ये जो पूरा एडिक्ट मिला है ना, जो हमारे लिखे हुए कुछ मिले इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है प्राकृत। तो याद रखिएगा अशोका का जो मेन जितने भी एडिक्ट्स मिले हैं ना, वो उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है प्राकृत का। और इसमें जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुआ है वो हमारा हुआ है 3। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, इस इलाके में जो हमें स्क्रिप्ट मिले हैं ना, वो मेनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। और इधर जो हमारे जो मेनली मिले हैं ना नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, वो हमें ये जो है खरौजगी स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुआ है। और जो एकदम कम्प्लीटली वेस्ट में इधर मिला है ना, वहाँ पे स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुआ है ब्राह्मी या ये अरामिक या ग्रीक। अब यहाँ पे आता है कि खरौजगी और ब्राह्मी में क्या फ़र्क है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होता है जिसमें हम लेफ़्ट से राइट लिखते हैं। प्रेजेंट डे हम लिखते हैं ना कॉपी में, तो हमारा ये हो गया लेफ़्ट से राइट। और खरौजगी स्क्रिप्ट होता है जिसमें हम राइट से लेफ़्ट लिखते हैं, जैसे उर्दू हम लिखते हैं राइट टू लेफ़्ट। तो ये हमारा डिफरेंस इसमें ये हो गया। तो आई होप ये पूरा चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसका स्पेशली हम एक जोग्राफिकल लोकेशंस देखेंगे, क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे। जैसे इसमें बात करें पिलर्स एडिक्ट की, तो 14 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें से अलग अलग में क्या क्या मेंशन है ये एग्जाम में पूछता है। जैसे कि आउट ऑफ 14 13th रॉक एडिक्ट है ना जहाँ हमें मिला है, उसमें कलिंगा वार के बारे में पता चलता है। तो उस एडिक्ट से हम पता लगाए हैं कि हाँ ये कलिंगा वार के बारे में कह रहा है और फिर हमारे हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है। उसी तरीके से 7वां और 12वां एडिक्ट है, उसमें कहता है कि रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में, कि आपस में लोगों को मिल के रहना चाहिए, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के साथ मिल के रहना चाहिए, एक टॉलरेंस होना चाहिए। और उसी तरीके से पहला एडिक्ट की अगर हम बात करें फर्स्ट एडिक्ट की, तो वो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। यानी कि उस समय वो कह रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कहाँ। जैसे हमारा DPSP है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, पॉलिटी में पढ़ना होगा अगर लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि अशोका का जो धम्मा है ना, दैट कैन बी जस्ट इट्स ए रिजेंबलेंस ऑफ द DPSP। सो अगर क्वेश्चन में आता है तो कैसे लिंक करना है वो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए तो खैर भर केस में है ही पूरा, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसकी 1-2 वीडियो अभी और आएगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमारा रूलर्स कौन कौन से आए, क्या क्या इवेंट हुआ, और अशोका के धम्मा के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा होगा कि इकोनॉमिक लाइफ क्या था, सोशल लाइफ क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था हमारे फ्यूचर जो भी हमारा आगे के डायनेस्टी जाएंगे उसमें। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।